अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वो बाहर लॉन में बैठी मगन अंदाज में हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल चला रहे थे जब आदम कमाल की गाड़ी पार्टी क्यूब में आकर रुकी। जोनिया की नजरें फौरन उसकी गाड़ी की तरफ उठी थी। अगले ही पल उसका चेहरा खिल उठा था। आदम कमाल गाड़ी से निकलता हुआ अंदर की तरफ बढ़ने लगा जब किसी की गहरी नजरों की तपश अपने चेहरे पर महसूस की। उसे चेहरा मोड़कर देखा तो जोनिया वहां पर खड़ी जज्बे लुटाती नजर से उसे देखने में मगन थे। वो उसे इग्नोर करता आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो तेजी से उसके पास आती उसका बाजू अपने दोनों हाथों में थाम के, कहाँ भागे जा रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की जो मुझे इग्नोर कर गए। वो मान बड़े अंदाज में बोले तो आदम कमाल ने तिरछी नजर से उसे देखा जिसकी ऐनक फिसल कर नाक पर आ चुके थे और अवारा लिटे गालों पर झूल रहे थे। वो सर जटाता हुआ सुरह नजर उसके चेहरे से हटा गया। तुम्हें खास तवज्जो तो कभी नहीं दी मैंने, जो मेरा इग्नोर करना तुम्हें खिल रहा है। पीछे हटो, ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। वो उसके दोनों हाथ अपने बाजू हटाता वहां से जाने लगा जब उसके वहां पर एकदम रुक सा गया और आदम कमाल के साथ साथ रुक तो आदम कमाल का दिल भी गया था। पत्थर तो बहुत से देखे हैं मगर आपसे आज तक कोई नहीं देखा। औरत को तो जंग में भी मारना जायज नहीं और तुम मत कितने जालिम होते हो ना, उसे मोहब्बत में मार देते हो। उसके अल्फाज आदम कमाल पर कोड़े बनकर बरसे थे पर वो बेतास अंदाज में खड़ा रहा। हमारी शादी होने वाली है आदम कमाल, और अब भी आप इस तरह मुझसे बातें हैं। आपका यह भागना मेरी समझ से बाहर है। मैं बुरी लगती हूँ या कोई और अच्छी लगने लगी है। उसका लहजा नम पड़ गया था। उसके अल्फाज आदम कमाल पर काफी भारी पड़े थे। सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है, लापरवाही से कहता वो आगे बढ़ने लगा जब फिर से उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर उसे आगे बढ़ने से रोके। आदम कमाल ने चेहरा उसकी तरफ मोड़कर एक गुस्सीली निगाह उस पर डाली। क्या चाहती हो? कोई तमाशा खन्ना करना चाहती हो जो यूं मुझे बार बार रोक रही हो? एक बात हमेशा याद रखना सोनिया, जाने वाले को कभी नहीं रोका करते, जाने वालों को हमेशा रास्ता दिया करते हैं, वास्ता नहीं। उसके रूह फसा अल्फाज पर सोनिया ने हिचकी भर दी। और अगर जानने वाला आपके दिल का मकीन हो फिर? वो बड़ी आस और उम्मीद से पूछ रही थी, ये जानने बगैर के सामने वाला उसके दिल को किस तरह तोड़ेगा। तो फिर जान लो कि जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर दिल को मारना ही पड़ता है। उसके अल्फाज सोनिया का दिल छलनी करते जा रहे थे। आपकी इन तलब बातों से मेरा दिल जलता है आदम। आपकी दफा वो बाकायदा रोती हुई कलाई थी। तो फिर जान लो कि कुंदन बनने के लिए जलना पड़ता है। जब्त के साथ कहता वो एक हाथ से एक झटके से अपना हाथ उसकी गिर से छुड़वाता हुआ तेज कदम उठाए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया था जबकि सोनिया वहीं पर गिरती अपनी मोहब्बत का मातम मनाने लगे थे। 3 दिन से वो भूखी प्यासी ढाल सी मारी मारी फिर रही थी। उसकी हिम्मत खत्म होने लगी थी लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। जिंदगी के इस दोराहे पर तो बिल्कुल भी नहीं, उसे आगे बढ़ना था और बढ़ के ही रहना था। ये उसकी जिंदगी का सवाल था, ये उसकी आहरत का सवाल था। वो अपनी जिंदगी को फरमोश भी कर देती लेकिन आहरत को नहीं काट सकती थी। इस वक्त भी वो एक बड़ी सड़क को जाने वाली सुनसान सड़क पर दरख्त के पास छुपी बैठी थी जब उसे करीब से कुछ सरसराहट सी सुनाई दी। उससे पहले कि वह मजीद कुछ सोचती समझती अचानक से 3 आदमी वहां पर आवारा हुए, आप वर्दा हुए। इनकी हालत देखकर साफ लग रहा था वो शराब पी कर आए। उसे देखते उसकी आंखें चमकी थी और वो जाने किस जुबान में एक दूसरे से कुछ कहने लगे। इन आंखों से साफ नजर आती हवस ने ईमान को एक लम्हे के लिए पथरा दिया था। अगले ही पल वो बगैर कुछ सोचे समझे सामने की तरफ जाती सड़क की तरफ भागी। उसे भागता हुआ देखकर वो तीनों गुस्से से चलाते हुए दूसरे को कुछ कहते उसके पीछे भागे थे। वो अपनी पूरी कुव्वत आजमाती तेजी से भागती चल जा रही थी जबकि उसे अपने पीछे अंग्रेजी गालियां साफ सुनाई दे रहे थे। भूख और प्यास ने इतनी बुरी हालत कर दी थी कि एक कदम भी उठाना मुश्किल हो रहा था। वो भागते हुए एक पल को पीछे मुड़कर इन तीनों को देखने लगी जब अगले ही लम्हे उसकी जोरदार चीख फिजा में गूंज उठे। पार्ट भाई, मैं उससे शादी किस तरह कर सकता हूँ? वो हमारे लिए एक अनजान लड़की है, ना कोई जान ना कोई पहचान। ऐसे ही उसे अपने गले का हार बना लो। वो तैश और बेबसी से भरपूर लहजे में कॉल पर मौजूद इंसान से बात करा था। इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं जितना तुम मुझे समझ रहे हो। मैं सारी मालूमात हासिल कर चुका हूँ। तुम्हें जितना कह रहा हूँ इतना करो बात। मुकाबल की बात पर एक गला बीच गया था। उसका दिल कर रहा था इस नाजुल हुई मुसीबत को कहीं दूर फेंक है। ठीक है, मैं ये बात मान भी लेता हूँ लेकिन भैया, आप जानते हैं ना मेरी मासी के मतलब मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता, ना ही मुझ में इतना हौसला है। आपकी दफा उसका लहजा हर तासर से पाक था। अगर कोई चीज उसके लहजे में कूट कूट कर
बड़ी थी तो वो थी बेबसी। इस वक्त वो अपने आप को कितना बेबस महसूस कर रहा था, ये सिर्फ ये सिर्फ या तो वो जानता था या उसका खुदा। तो मान क्यों नहीं लेते कि वो इस दुनिया में नहीं रही। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तुम पहले ही उसकी जात में अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें सारी जिंदगी इन्हीं यादों के सहारे नहीं छोड़ देता। तुम्हें मेरा फैसला मानना ही होगा। तुम खुद ही कहते हो ना कि मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, तो यकीन रखो एक बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं लेता। फिर भी अगर तुम्हें मंजूर हो तो मुझे अपने फैसले से आगाह कर देना। अगर तुम्हें मेरा फैसला नहीं कबूल, फिर भी मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। अपनी बात मुकम्मल करता मुकाबिल कॉल काट गया तो ईगर मोबाइल एक तरफ फेंकता बेबसी से बात दोनों मुट्ठी में जकड़ गया। उसका दिमाग जब्त की शिद्दत से फट रहा था। उसका बस नहीं चला था कि वो कुछ कर जाए। अगले ही लम्हे वो फैसला ले चुका था। अपने बाप जैसे भाई के आगे उसे कुछ भी अजीज ना था, अपनी सालों पहले पिछड़ी मोहब्बत भी नहीं। वो उसकी यकतरफा मोहब्बत थी और वो पूरे दिल से मान चुका था कि यकतरफा मोहब्बत इंसान को बहुत बुरी तरह से बर्बाद करती है, लेकिन वो अपने किसी भी फैसले से अपने से मुंसलिक लोगों को मजीद परेशानी कर सकता था। बस बहुत हुआ। उसे जो फैसला लेना था वो ले चुका था। इस फैसले के सारे नताज अल्लाह पर छोड़कर वो खुद को परसकून करने की कोशिश करने लगा। अगले ही लम्हे वो मोबाइल उठाकर कुछ देर पहले मलाई के नंबर पर एक मैसेज भेज चुका था, जिसका जवाब उसे अगले ही सेकंड वसूल हो गया था, जिस पर वो ठंडी आग बढ़ता हुआ गाड़ी की चाबी पकड़कर घर से निकल गया। अपनी मर्जी का एक फैसला करते वो चंद साल पहले खुद को बर्बाद कर चुका था और अब चंद साल गुजरने के बाद वो अपने बाप जैसे भाई के फैसले पर सर झुका रहा था और उसे इस बात का यकीन था कि माँ बाप और बड़े बहन भाइयों के फैसले छोटू के हक में कभी भी गलत साबित नहीं होते। अगले ही पल उसकी गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर तेजी से सफर कर रही थी। कल रात ईगल उसे अपने फ्लैट पर छोड़कर जा चुका था। फ्लैट पर खाने पीने और जरूरत की तमाम इशारा मौजूद थी, इसलिए उसे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उसे दरवाजे पर उतार कर जा चुका था, इसलिए मजीद इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई भी बात ना हुई थी। रात का खाना खाने के बाद नवाल हर किस्म की परेशानी जेन से झटकती हुई अपनी पूरी नींद पूरी करने की खातिर बेडरूम की तरफ चल दिया। उसे रात बहुत ही पुरसुकून नींद आई थी। अगली सुबह वो काफी लेट उठी थी। उठकर फ्रेश होने के बाद उसने सबसे पहले नाश्ता बनाया और डट कर खाया। नाश्ते से फारिग होने के बाद वो पूरे फ्लैट का तफसीली जायजा लेने लगी। उसे फ्लैट बहुत नहीं, बहुत से भी ज्यादा पसंद आया था। हर चीज तरतीब से सजी हुई थी। फ्लैट की एक एक चीज जहां रहने वाले की नफासत का मुंह बोलता सबूत है। फ्लैट का तफसीली जायजा लेने के बाद वो लॉन्च में लगी एलईडी ऑन करके बैठ गया। उसे अभी चैनल सर्चिंग करते थोड़ी ही देर गुजरी थी जब फ्लैट का दरवाजा खोलने की आवाज है। वो महज एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई कि इस पर वहां पर कौन आ सकता है, लेकिन अगले ही पल वो ये सोच कर सुनकर वापस बैठ गई कि इस फ्लैट के मालिक के अलावा भला कौन खुद से दरवाजा खोलकर अंदर आ सकता है, और अगर कोई आ भी जाता तो नवाल को उससे निपटना बहुत अच्छे से आता था। कदमों की चाप पर उसने गर्दन मोड़कर देखा तो वाकई इस फ्लैट का मालिक ही कदम कदम चलता उसकी तरफ आ रहा था। एक नजर उसको देखने के बाद वो वापस एलईडी की तरफ मुतवज्जो हुई। वो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे वो यहाँ की मालकन हो। ईगल बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ था। अब वो नवाल और एलसीडी के दरमियान बुत बना खड़ा था। नवाल बदमजा होते ही नजर उठाकर सवालिया नजर से उसको देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो कि क्या चाहते हो भाई, और यहाँ क्यों खड़े हो। पर वो दोनों बाजू से मजबूती से सीने पर बांधे नहायती गौर से उसे देखता जा रहा था। सफेद रंग के ट्राउजर और शर्ट पर सफेद दुपट्टा गले में डाले, बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किए, वो अपनी सुनहरी आंखों के बाद ईगल को लम्हे भर के लिए माजी में खींच कर ले गए थे। ईगल को वो आंखें नवाल की आंखें नहीं बल्कि उसकी आंखें लग रही थी, क्यूट लग रही हूँ, और न जाने किस लम्हे के साय में आकर वो ये अल्फाज उतार कर बैठा था जिसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को से थे। अगले ही पल ये अल्फाज वापस के जेन से टकराया तो वो मन ही मन में खुद को गालियों से नवाज गया। सारा कसूर सामने बैठी इस लड़की की आंखों का था जो उसे बेएहतियात होने पर मजबूर कर देते थे। मैं बचपन से ही क्यूट हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि बचपन में आंटियों को क्यूट लगती थी और अब आंटियों के बेटों को। वह इत्मीनान से कहती ईगल को झटका खाने पर मजबूर कर चुकी थी। वो आंखें फाड़े सामने बैठी बिलाक को देख रहा था जिसकी सोच से भी बढ़कर मुंह फट और खुश फहम वाकया हुए थे। वो हर दफा उसे कोई नया झटका ही दे जाती थी। सारा कुछ बाढ़ में जोंके वो अपने मतलब की बात पर आने वाला था। विल यू बी माई जोजा, वो एकदम उसे देखता हुआ बोला तो उसके सवाल पर पहले तो नवाल की आंखें फैल गई और फिर कुछ लम्हों बाद ही वो आंखें सुगड़ती गौर से उसे देखने लगी। पर यह खेल चंद लम्हों का ही था। उसके बाद वह सुकून से दोनों बाजू सीने पर बांधी पीछे को टेक लगाकर बैठ गई। मुंह दो और सो जाओ।
टांग जलाती हुई सुकून से कहती उसे हाथ से पीछे हटने का इशारा करने लगी, जबकि उसके जवाब पर ईगल का दिल कर रहा था कि अपना सर दीवार में दे मारे या सामने बैठी बिला का गला गोड़ दे। ये लड़की मसलसल उसका बीपी लो करती जा रही थी। जब से वो ईगल को मिली थी, एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया था जब ईगल को वो एक समझदार लड़की लगी हो। इस बिला से भाई खुद ही बात करेंगे, उसका मुंह लगना मतलब अपना बीपी आप लो करवाना, जिसका मुझे बिल्कुल भी हौसला नहीं है। दिल में सोचता उसको उसके हाथ पर छोड़े कमरे की तरफ बढ़ता, अपने पीछे कमरे का दरवाजा ठा की आवाज के साथ ही बंद कर गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पर नवाल ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा और बुरा सा मुंह बना गया। यह खरूस क्या समझता है कि मुझसे ऐसा मजाक करेगा और मैं सच मानकर हंसी हुशी कबूल है कबूल है कबूल है कहकर उसे अपना सब कुछ मान लूंगी। ऐसे फोंडे मजाक तो नवाल को भी अच्छे से करने आते हैं, उसका जवाब भी देना आता है। आया बड़ा। वो सर जड़ती हुई LED की तरफ मतवज्जो हो गए। वो ऑफिस से जल्दी आ गया था क्योंकि उसे जरूरी काम से जाना था। ऑफिस से आने के बाद वो जब कमरे में आया तो जुलेहा वहां पर मौजूद ना थी। उसे जल्दी तैयार होकर पहुंचना था, इसलिए वो जल्दी से फ्रेश होता चेंज करने लगा। उसके तैयार होने के दौरान भी वो एक दफा कमरे में ना आई थी। दाऊद का इस वक्त शिद्दत से दिल चाह रहा था कि उसके सामने हो, इसलिए तैयारी मुकम्मल करने के बाद वो कमरे से निकलता हुआ नीचे झांकने लगा। नूरा, जुलेहा कहाँ पर है? वो पास से गुजरती मुलाजमा को पुकारकर जुलेहा का पूछने लगा। साहब जी, बीबी जी तो कुछ देर पहले किचन में गई हैं, कुछ बना रही हैं शायद। उसके जवाब दाऊद सल हिला गया था। अगले ही पल वो तेजी से सीना उतरता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया था। वो दबे पांव किचन में दाल हुआ तो सामने से जुलेहा की पूछ दिखाई दी। वो केक बेक करने की तैयारी कर रही थी। वो अपने काम में इस कदर मगन थी कि उसे दाऊद की मौजूदगी का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। दाऊद ने सर दाएं बाएं मोड़े, एक सरसी से निगाह ईद गिर्द दौड़ाई तो उसे कोई भी आसपास दिखाई ना दिया। वो दबे कदम बढ़ाता हुआ उसके ऐन पीछे जा खड़ा हुआ। जुलेहा उसकी खुशबू महसूस करती मुड़ने ही लगी थी जब वो अपने दोनों बाजू उसके कमर पर डालते उसके गिर्द तंग हसार कायम कर गया था। जुलेहा मुस्कुराती हुई अपने हाथ उसके हाथों के ऊपर धर गए थे। कितनी जालिम है आप, आपको जरा सा भी एहसास नहीं कि शोहर घर पर आ चुका है, मैं उसको वक्त दे लूं और आप हैं यहाँ पर किचन में मसरूफ हैं। इस चीज का अलग से हिसाब होगा आपका। हफ्की बड़े अंदाज में कहता वो झुककर अपनी थोड़ी उसके कांधे पर टका गया तो उसका शिकवा सुनती जुलेहा धीरे से खिला दी थे। तो शोहर साहब को भी चाहिए था ना कि इस नाचीज को अपनी मौजूदगी से आगाह कर देते। आप एक आवाज लगाते, आपकी हाथमा आपकी एक पुकार पर दौड़ी चली जाती। उसके हाथ सामने मुड़ती, अपना रूह उसकी तरफ मोड़ती, दोनों बाजू उसके गर्दन में हाल कर गए थे। उसकी शरारत पर दाऊद धीरे से मुस्कुरा दिया था। आप दाऊद कमाल की हाथमा नहीं बल्कि उसके दिल की मलका है हयाती। मोहब्बत बड़े अंदाज में बोलकर वह जोकर जुलेहा की पेशानी पर प्यार पड़ी हुई मोहर सबत करता उसकी रूह तक को सरचार कर गया था। उसके दोनों गालों को सुरख करने के बाद वो जैसे ही उसके हमरीन लबों पर झुकना कोई किचन के दरवाजे पर खड़ा मुस्लिम खांसा था। जुलेहा दोनों हाथ उसके सीने पर जमाते एक झटके से उसे पीछे कर गई तो दाऊद उसे गुड़कर आ गया था। उसने रूह मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो अशर और सोनिया अपनी आंखों पर हाथ रख के होंठों पर मचलती मुस्कुराहट समेत वहां पर खड़े थे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? जहां मर्जी टपक पड़ती हो। दाऊद इन दोनों को देता संजीदा आवाज में बोला तो वो दोनों अपने चेहरे से हाथ उठाते अपनी बत्तीसी दिखाने लगे। जुलेहा सूरज चेहरा मोड़ती वापस अपने काम में लग गया। भैया इतने बड़े होकर शर्मा क्यों रही हैं? साफ साफ कहना रोमांस कर रहे थे। अशर शरारत बड़े अंदाज में बोला तो सोनिया अपनी कोहनी उसके पेपर मार गई जिस पर वो एकदम चीख उठा। रोमांस नहीं बल्कि रोमांस करने की कोशिश करते, पर अफसोस तुम दोनों नमूनों की आमद ने इस कोशिश को रायगाह कर दिया। वो भी उन्हीं का भाई था। उन्हीं के अंदाज में जवाब देता बोला तो दोनों खी करने लगे, जबकि जुलेहा का चेहरा मजीद सुरख पड़ गया। मैं चाहता हूँ हयाती, कुछ देर तक वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे आने तक यहाँ से फारग हो जाएगा। मुझे वापसी पर आप कमरे में मिले। अल्लाह हाफिज। वो मुड़कर जुलेहा से कहता एकदम एक दफा फिर झुका उसकी पेशानी चूमता इन सबको हैरान छोड़े किचन से निकल गया था, जबकि पीछे वो दोनों नमूने जुलेहा की जान को आ गए थे उसे छेड़ छेड़ कर। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो जैसे कोई तुम्हारी बिरयानी की प्लेट छीन कर भाग गया? लाउंज में सोफे पर बैठी सोनी को देखकर बोला, जो काफी रंजीदा और अफसुदा दिखाई दे रही थी। अशर के बापों से जरा सा मुड़कर उसकी तरफ देखा, फिर आंखों से चश्मा उतारकर रुमाल की मदद से अपनी नम आंखें साफ करने लगी। उसकी भीगी आंखें देखकर अशर के दिल को कुछ हुआ था। ये लड़की हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी और अब हर वक्त उसकी आंखें भीगी ही पाई जाती थी। इस वजह का बखूबी अंदाजा था उसे वजह का बखूबी अंदाजा था। इस मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी थके कदमों से उसकी तरफ बढ़ता उसके पास से टिक गया। क्या हो गया है यार, इस तरह से क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अशर के सवाल पर
وہ बगैर कुछ बोले महज आंखें बंद कर दी, सर पीछे सोफे की पूसट लगा गए। इस हादसे रास्ते पर चलते जाते मेरे कदम नहीं बल्कि मेरा दिल थकने लगा है। वो थकन से पूर्ण अंदाज में बोलते उसके अल्फाज और लहजे में बेबसी महसूस करता हुआ अशर लब पीच गया था। कुछ नहीं होता, अभी तुम्हारी थकावट और उदासी उतार देते हैं, जल्दी से उठो, हमें कहीं जाना है। एकदम से ज़हन में कुछ ख्याल आने पर वो तेजी से उठा और साथ ही झुककर सोने का बाजू पकड़े उसे भी उठाने लगा, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। कहाँ जाना है, कुछ बताओ तो सही, ऐसे क्यों खींचे चले जा रही हो? वह झंझला का बोल तो अचर उसे कोई भी जवाब दिए बगैर उसे बाजू से पकड़ता हुआ उसके कमरे की तरफ ले आया। कपड़े चेंज करके जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो उसे कमरे के दरवाजे पर छोड़ता खुद वापस मुड़ गया तो सोनिया ना चाहते हुए भी चेंज करने के लिए चल दिया। ऐसे कैसे हो सकता था कि वो अशर की कोई बात टाल देती है। 10 मिनट के बाद वह रेडी होकर बाहर पोर्टिकोड में आई, जहाँ पर अशर एक्सपोर्ट बाइक के पास खड़ा था। उसे देखते एकदम सोनिया के मुंह से वाओ निकला। ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक शर्ट, उसके ऊपर ही ब्लैक की जैकेट पहने वो खड़ा बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसका जायजा लेने के बाद उसकी निगाहें पास खड़ी स्पोर्ट्स बाइक की तरफ मुड़ी तो वो सवालिया नजर से अशर की तरफ देखने लगी। ये किसकी उठाकर लाई हो? उसके बाप पर अशर जल बुन उठा। हाँ, मैं तो गली का आवारा बच्चा हूँ ना, जो दूसरे बच्चों को मुक्के ठिड्डे मारकर उनकी साइकिलें जबरदस्ती लेकर आता हूँ। वो जाकर बोला तो उसकी शक्ल देखकर जोनिया की हंसी निकल गई। इसमें कोई शक है क्या? यूं ही तो तुम बचपन में बच्चों को मार पीट कर उनकी गंदी मंदी साइकिलें उठा लाते थे और फिर दिन भर उन्हीं पर घूमते रहते थे। क्या पता अभी तुम्हारी वही हरकतें हों। वो जानबूझकर चिढ़ती बोली, जिस पर वह चिढ़ भी गया था। हाँ, तो ये सब कुछ इसलिए जानती हो क्योंकि साइकिल के पीछे तुम ही मेरे साथ बैठती थी ना। वो चीखा कहता सोने का हाथ पकड़े उसे बाइक के बिल्कुल नजदीक ले आया। वो बाइक पर पड़ा हुआ हेलमेट पहनकर पहली बाइक पर बैठा और फिर दूसरा हेलमेट सोने की तरफ बढ़ा गया। जल्दी से पहनो और बैठो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें जल्दी पहुंचना है। वो हेलमेट उसके हाथ में पकड़ाता हुआ उजलत से बोला तो सोनिया गहरी सांस पड़ती उसकी बात पर अमल करती हेलमेट पहनकर उसके पीछे बढ़ गया। वॉचमैन भी तब तक गेट खोल चुका था। सोनिया के बैठने के बाद ही अशर ने बाइक आगे बढ़ाई। कम्युनिटी के अंदर वह बहुत सी धीमी रफ्तार में बाइक चला रहा था, पर जैसे वो कम्युनिटी से बाहर निकलकर बड़े रोड पर पहुंचे तो उसे एकदम से स्पीड तेज की और जिस पर डर का मारे सोनिया चीती फौरन उसके कमर अपने दोनों बाजू पर चकरती सर उसके कंधे पर रख गया। पागल इंसान, मुझे मारना है क्या? स्पीड कम करो, वो चीती हुई बोली तो जवाब में अशर खिलखिलाकर बाइक और भी तेज कर गया था। पहले पैर तो सोनिया चीती रही, पर कुछ लम्हे के बाद उसे मजा आने लगा। बाइक हवा से बातें करती आगे बढ़ती जा रही थी। वाओ यार, कितना मजा आ रहा है ना, वैसे इतना बोरिंग काम भी नहीं है ये। वो स्टाइलिश अंदाज में अशर से बोलती ठंडी हवा में सांस बनने लगी। मत बोलो मैडम कि तुम अशर कमाल के साथ हो। अशर कमाल और कोई बोरिंग काम करे, ऐसा हो सकता है भला? वो उतरा कर बोला तो जोनी हंसी। बाकी का सारा सफर उन्हें खामोशी से तय किया था। जैसे उनकी मंजिल आए अशर एकदम गाड़ी रोक गया था। गाड़ी क्यों रोक दी अशर? वापस चलती है ना, वैसे भी देखो रात होने वाली है, क्या पता इस सुनसान जगह पर कोई भूत या फिर चुड़ैलें छुपी हुई हो। वो दोनों बाइक से उतरे तो जोनिया अशर का बाजू पे दोनों हाथों में जकड़े ईद गिर्द देती हुई खौफ से बोले, फिक्र मत करो, जो चुड़ैल मेरे साथ है ना, इस चुड़ैल का मुकाबला दुनिया भर की चुड़ैलें भी नहीं कर सकती। वो शरारत से बोला तो जोनिया दांत कुचकुचाती उसके कांधे पर मुक्का जड़ गए थे। अच्छा चलो, तुम्हें वो चीज दिखाता हूँ जिसके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो दोनों हेलमेट वापस गाड़ी पर रखता हुआ उसका हाथ हमें आगे बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद वो एक मुकाम पर आकर रखा तो सामने का नजारा देती सोनिया एकदम दोनों हाथ मुंह पर जुमा गए। आंखें हैरत से फैल गई और देखते ही देखते इन हैरत बड़ी में आंखों में खुशी और जोश ने डेरा जमा लिया। सामने नजर आता गरूब आफ्ताब का मंजर बहुत ही लाजवाब था, जहाँ परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे, वहीं सूरज भी डूबने को तैयार अपनी आही नजरें इस धरती पर जमा रहा था। ये मंजर सोनिया को दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर लगा। कैसा लगा? अच्छा, उसके जब जगमगाते चेहरे को देखता हुआ पूछने लगा, बिल्कुल हवाब जैसा। वो मसमरीज होती बोल तो अच्छा इत्मीनान से मुस्कुरा दिया। आखिरकार वो सोनिया का मूड थोड़ा चेंज करने में कामयाब हो ही गया था। कुछ पल यूं ही गुजरने के बाद वो दोनों वापसी के सफर पर जा दिए। वापसी पर अशर के लाख कहने के बावजूद भी जोनिया ने हेलमेट नहीं पहना। उसके पीछे बैठी आंखें मोदी ठंडी हवा के थप्पड़े अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। जिंदगी जैसे एकदम बहुत ही पुरस्कून महसूस होने लगी थी। वो भूल चुकी थी कि कुछ देर पहले वो किस कदर डिप्रेस्ड और परेशान थी। याद था तो सिर्फ अपना ये यादगार सफर। इस बात से अनजान के थोड़ी देर में उस पर कौन सी क़यामत टूटने वाली है। वो इस बार जिंदगी को खूब एंजॉय करती, शायद आखिरी बार, शायद। वो मजबूत कदम उठाता आगे बढ़ता जा रहा था, जबकि उसके पीछे मौजूद उसके आदमी उसके साथ कदम से कदम लाने की कोशिश करते तकरीबन भागते हुए चल रहे थे। वो आकर
एक कैबिन के बाहर रुका था। पीछे मौजूद दोनों आदमियों ने सुकून बड़ा सांस लिया। दरवाजा खोलते दाऊद अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही वो शख्स क्रॉफर्ड से टांग पर टांग जमाया कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते दाऊद की सर्द आंखें मजीद सर्द पड़ी, जिसे महसूस करते हुए सामने वाला महज एक पल के लिए खौफजदा हुआ था। वो शहाना चाल चलता हुआ अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ता शान से वहां पर बर्जमान हुआ था। कैसी हो हमदानी? अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा हाल क्यों पूछ रहा हूँ। तुम कभी मेरे वफादार कुत्ते हुआ करते थे, इसलिए तुम पर इतनी सी अनायत बनती ही है। उसके बाबा सामने बैठे हमदानी का चेहरा अहानत के एहसास से सुरह पड़ गया। उसका बस ना चाह रहा था कि वो सामने बैठे इस वकील का हाल खराब कर दे, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी जुबान संभालकर बात करे दाऊद कमाल साहब, ये ना हो कि ये बोलना आपको हादसा महंगा पड़ जाए। वो अपनी बड़ी बड़ी मुच्छों को ताव देता बोला तो दाऊद ने क्या है बड़ी नजर से उसे देखा। ये धमकियां मुझे मातो हमदानी, तुम अच्छे से जानते हो मैं किसी की धमकी में आने वाला बंदा नहीं। हक बात कहने से ना मैं कभी पीछे हटता हूँ और ना ही हटूंगा। अब अपना मकसद बताओ, जिसकी आदत तुम्हें अपने कदमों को जहमत देकर यहाँ पर आना पड़ा। वो सख्त लहजे में बोला तो हमदानी मकरू कहकर लगा उठा। इतने नाडर भी मत बनो एडवोकेट, ये ना हो कि तुम्हारी जुबान से निकले अल्फाज का फायदा तुम्हारी कमजोरियों को उठाना पड़े। वो कमजोरियों पर जोर देता बोला तो दाऊद कमाल अच्छे से जानता था उसकी कमजोरियों से मुराद उसकी फैमिली मेंबर्स थे। मैं दाऊद कमाल हूँ, मेरे रिश्ते मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। इसलिए दाव मेरे साथ मत खेलो, हार जाओगे। सरदान के सामने वाले की आंखों में गाड़े बोला तो हमदानी मुस्कुराता सर हिला गया था और फिर अगले ही लम्हे एक झटके से जगह से उठ खड़ा हुआ था। चलता हूँ और जल्दी तुम्हारी तरफ से एक हसीन तोहफा पहुंचेगा। उम्मीद है तुम्हें वो तोहफा खासा पसंद आएगा। कमीने अंदाज में कहता वह मुझू को फिर से ताव देता ऑफिस से बाहर निकल गया तो दाऊद उसकी बातों को सोचता पुरसोच अंदाज में उसकी पुश को देखने लगा। फिर कुछ सोच कर सर झटक गया। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे जब उसका मोबाइल बज उठा। उसे स्क्रीन पर नजर दुहराई तो आदम कमाल लिखा हुआ जगमगा रहा था। वो मोबाइल उठाकर कान से लगा गया। मैं बाहर आ चुका हूँ, कहाँ पे हैं आप? आदम कमाल के सवाल पर दाऊद की पेशानी पर सिलवटे आ गए। मैं अपने ऑफिस में हूँ, तुम कहाँ हो? वो आदम ने सवाल करता एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं कोर्ट में ही हूँ, मुझे बुलाकर आप अब तक नहीं पहुंचे, जल्दी आ जाएं, फिर घर भी लौटना है। उसके बाबा दाऊद कमाल हैरत से खड़ा रह गया। मैंने तुम्हें कब बुलाया आदम? मेरी तो कल से तुमसे बात भी नहीं हुई, वो एकदम बोला, जबकि ज़हन में कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ था, जिससे वो झटक गया। अभी कुछ देर पहले ही आपने कहा कि मुझे जहाँ पर बुलाया था और अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आ जाए यार, मेरी तबीयत वैसे भी कुछ ठीक नहीं लग रही, फिर मुझे घर ले जाना है। आदम कमाल की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब एकदम दाऊद काल बंद करता बाहर की तरफ भाग रहा था। उसका ज़हन तेजी से ताने बाने बुनने में मगन था। वो जो नतीजा निकल रहा था दाऊद कमाल उसको सोचना भी नहीं चाहता था। तेजी से भागने वाला दाव में बाहर निकला तो सामने उसे आदम कमाल नजर आया, जो पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले खड़ा उसी का इंतजार करता। बहुत तेजी से उसकी तरफ आता। अभी वो महज 4 कदमों की दूरी पर था, तब एकदम आदम कमाल पूरे कद के साथ दाऊद कमाल के कदमों में गिर पड़ा। दाऊद कमाल हैरत व बेचैनी से सर झुकाकर अपने कदमों में देखने लगा, जहां पर आदम कमाल औंधे मुंह गिरा हुआ था, जबकि उसके सर के पास से तेजी से खून बहता जा रहा था। सर, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, खून बहुत ही तेजी से बह रहा है। पास खड़ा जूनियर वकील सारी सुविधा देता हुआ दाऊद कमाल से बोला तो वो जैसे होश में आया। अगले ही पर वो तेजी से आदम कमाल को अपने मजबूत बाजू में उठाए हुए गाड़ी की तरफ दौड़ा था। उसे पिछली सीट पर लटाने के दौरान दाऊद कमाल की नंगा उसके चेपा पड़ी, जहां उसकी पेशानी के बीचों बीच एक गोली आर पार हो चुकी थी, जबकि सीने से भी खून बहता हुआ चला जा रहा था। दाऊद कमाल की आंखें अजियत के मारे सुर पड़ गई थी। उसने आदम के नाक के पास उंगली ले जाते उसकी सांसें चेक की, जो बहुत ही मध्यम रफ्तार में चल रही थी। वो तेजी से दरवाजा बंद करता हुआ ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया था और अगले ही पल उसकी गाड़ी सड़क पर फराटे बढ़ रहे थे। लाउंज में सोफे पर बैठी बेफिक्री से अपना पसंदीदा सीरियल देख रही थी। सामने शीशे की छोटी सी मेज पर फ्राइज से बड़ी हुई प्लेट और साथ में केचप पड़ थी। वो बढ़ बढ़ कर फ्राइज केचप में डुबोकर खा रही थी जब एकदम दरवाजा बजने की आवाज सुनाई दी। अगले ही लम्हे बेडरूम से ईगल निकलता हुआ दिखाई दिया। उस पर एक भी नजर डाले बगैर वो बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ता दरवाजा खोल गया। जब वो वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी भी मौजूद था। नवाज किसी अजनबी चेहरे को देती तेजी से हाथ में पकड़े फ्राइज प्लेट में वापस रखकर दुपट्टा सापा जमाकर शरीफ लड़की बनकर बैठ गई। उसकी इस शराफत पर ईगल को गश पड़ते रह गया। वो सदमाती शक्ल से सामने बैठी बला को देख रहा था, जो अपने आगे फ्राइज की इतनी बड़ी प्लेट रखकर बैठी थी। ऐसा लग रहा था ये फ्राइज एक इंसान नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए बनाई गई हो। आ जाए भैया, वो साथ खड़े आदमी से बोला तो नवाज शराफत से खड़ी होती सलाम जार गया। ये मेरे बड़े भाई है दाऊद कमाल और ये भैया, ये है नवाज।
वो दाऊद कमाल का तारुफ नवाज से करवा गया था, जिस पर वो महज सर हिला गया था। बैठे नवाल बेटा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दाऊद कमाल से बैठने का इशारा करता संजीदगी से बोला तो उसकी बात पर नवाज सर हिलाते हुए वापस बैठ गई, जबकि दाऊद कमाल भी उसके सामने मौजूद सोफे पर बैठ गया। ईगल दाऊद कमाल के सोफे के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। मुझे मेरा भाई आपके मतलब सब कुछ बता चुका है। बात दरअसल ये है कि यहाँ पर मेरा भाई अकेला रहता है। एक अकेले मर्द के साथ तन्हा जवान लड़की का रहना बिल्कुल भी जायज नहीं है। आप ये बात अच्छे से जानती होंगी। उसकी बात पर वो बागौर उसको देखने लगी। वो एक सामने रंगत का मगर भरपूर खूबसूरत मर्द था। सबसे खूबसूरत उसकी आवाज थी, संजीदा पुरसोज मगर सर्द थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, ये तो यहाँ पे आई ही नहीं है। ये तो कहीं और रहती है ना शायद। उसकी बात पर ईगल दांत को कुचकुचा कर आ गया। जी बिल्कुल, जब से आप यहाँ पर मौजूद है यहाँ पे वापस नहीं आया, क्योंकि इससे यहाँ पर आपके साथ अकेला रहना मुनासिब नहीं लगा। लेकिन वो कब तक अपने घर से दरबदर होकर रहेगा? आप मेरी बात समझ रही है ना? उसकी बात पर वो सर में हिला गई थी। तो फिर ठीक है, आप ऐसा करें, मुझे दारुल माल में या फिर किसी हॉस्टल में छोड़ दें। अकेली लड़की का वैसे भी कौन होता है इस दुनिया में। काश मेरे माँ बाप मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। वो नजरें झुकाती मासूमियत से बोलती, पटपटाती हुई बोली तो उसकी टशन देखकर ईगल को तो गश पड़ने लगा था, जबकि दाऊद भी अपनी बेसाता उमड़ने वाली मुस्कुराहट दबा गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। और जहाँ तक बात है दारुल माल और हॉस्टल्स की, आप अच्छे से देख चुकी हैं कि दारुल माल और हॉस्टल में क्या होता है। क्या आप ऐसी जगह पर रहना चाहेंगी जहाँ पर आपकी इज्जत ही महफूज ना हो? दाऊद कमाल के पापा वो छठ से नफी में सह ला गया। फिर मैं क्या करूं भैया? इस दफा मासूमी से दाऊद कमाल को देखती लाचारी से बोली तो उस ड्रामेबाज लड़की की हरकतों पर ईगल का दिल चाह उसकी गर्दन मोड़कर आ दिया। देखें बेटा, आपके पास कोई और ठिकाना नहीं है और यहाँ पर आप बगैर किसी रिश्ते के नहीं रह सकती। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपको यहाँ के मालिक के साथ मजबूत रिश्ता इस्तवार करना पड़ेगा। मुझे समझाते हुए बोला, जिसे समझती वो अगले ही पल पुरजोश हो गई थी। जी जी, मैं समझ गई हूँ आपकी बात भैया। ऐसा करें, आप उनको मेरा भाई बना दे। बहनें तो भाइयों के घर पर ही हो सकती है ना? उसकी बापा जहाँ पर हंसी जब्त करने की सूरत में दाऊद कमाल का चेहरा सुरख पड़ा था, वहीं पर ईगल मुंह बनाते हुए तन नजर से दाऊद कमाल की तरफ देखने लगा, जैसे कहना चाह रहा हो, देख लें आप क्या चीज है ये बला। दाऊद कमाल के कहने पर उसका सैया बनने को तैयार बैठा था और वो थी कि उसे भैया बनाने पर तुली हुई थी। ऐसे ही कह देने से कोई भाई नहीं बन जाता। भाई सिर्फ वही होता है जिसने हमारी माँ के बतन से जन्म लिया हो। यूं ही राह चलते किसी को भाई नहीं बनाया करते, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कौन हाबील है और कौन काबीर। आपकी दफा नवाल बहुत गौर से उसकी बात सुनी थी और दाऊद कमाल के लहजे और अल्फाज में एक खास असर रखा हुआ था खुदा ने, जो अगले के दिल पर फौरन असर करता था। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। भैया नहीं बन सकते तो सैया ही बना दे। वैसे भी ये मुझे जोजा बनाने पर तैयार बैठे हैं। वो लापरवाही से बोलती शर्माने की एक्टिंग करती बोली तो दाऊद कमाल हाथों की मुट्ठी बनाता हुआ लबू पर जमाकर अपनी बेसाता उमड़ने वाली हंसी रोकने की कोशिश करने लगा, जबकि उसकी बेबाकी पर ईगल का चेहरा सुर पड़ गया था। गुड, मैं भी आपको यही कहना चाह रहा था, पर आप काफी अक्लमंद है जो मेरी बात मेरे कहे बगैर ही समझ गए। आप तैयारी का ले, थोड़ी देर तक काजी साहब और गवाहान के मौजूदगी में आप दोनों का निकाह करा दिया जाएगा। दाऊद कमाल की बात पर एकदम उछल पड़ी। दाऊद हैरत से लड़की को देखने लगा, क्या वो क्या कहने जा रही है। अरे ऐसे कैसे निकाह हो जाएगा? ना ही मैंने सुर जोड़ा पहना, ना ही मैंने बराबर का चूड़ियां पहनी और ना ही हार श्रृंगार किया। ऐसे भी भला कोई निकाह होता है क्या? ये सब तो होना चाहिए था। आहर को मेरा पहला निकाह हो रहा है। वो कमर पर दोनों हाथ टकाती ऐसी संजीदगी से बोली कि इकल सर पकड़ कर आ गया था, जबकि दाऊद कमाल धीरे से हंसता हुआ नफी में साहिल आ गया था। आप परेशान मत हो, आपके हार श्रृंगार का सारा सामान कुछ देर में आपको मिल जाएगा। वो अपनी जगह से रुककर नवाल के पास आता उसके सर पर हाथ रखता हुआ नरमी से बोला तो फिर से शर्माने की नाकाम एक्टिंग करती अपने कमरे की तरफ दौड़ गई, जबकि आपकी दफा दाऊद कमाल का क्या का बेसाता था। उसे हंसते हुए ईगल का चेहरा देखा, जिसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगा। भाई ये किस बला को मेरे गले डाल रहे हैं? कुछ तो खौफ करे, मुझे मासूम पर तरस खाए। वो रोनी सूरत बनाकर बोला था। दाऊद उसके सर पर चपत रसीद कर गया। तुम्हारे पास महज आधा घंटा है। अभी होने वाली सोजा के हार श्रृंगार का सारा सामान खरीद कर लाओ। आहर को पहला निकाह हो रहा है तुम लोगों का। वो शरारत से बोला तो वो बेचारा शिकायती नजरों से देता हुआ गाड़ी की चाबी पकड़ता फ्लैट से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद ही उस बला की जरूरत का तमाम सामान खरीदता उसे पकड़ा गया तो वो खुशी खुशी दुल्हन बनने की तैयारी करने लगी और फिर चंद लम्हों में ही वह नवाल बग से नवाज तालब कमाल बन चुकी थी। तालब कमाल उर्फ ईगल की जोजा।